Hello dear students, we are going to discuss DPP2 of shear force and bending moment. तो शुरू करते हैं. If Z and I are the section modulus and moment of inertia of the section, यानी कि जो Z है ये सेक्शन मॉडुलस है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है. द shear force F, shear force है F और बेंडिंग मोमेंट है M. एट अ सेक्शन आर रिलेटेड बाय, तो यानी किसी सेक्शन पर हमें Z की वैल्यू दी है, I की वैल्यू दी है और उस जगह पर शेयर फोर्स जितना है और बेंडिंग मोमेंट, तो ये सारी चीज़ें दे दी हैं और पूछा गया है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा. तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें Z और I की कोई रोल ही नहीं है. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, dm/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट dm/dx विल बी इक्वल टू शेयर फोर्स. अब वैसे तो शेयर फोर्स को हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर F से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा dm/dx इज इक्वल टू F. तो इसका मतलब है F इक्वल टू dm/dx. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज जीरो, किसी पॉइंट पर शेयर फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो अभी भी वही रिलेशनशिप काम आएगा, सेम रिलेशनशिप. क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट यानी dm/dx, dm/dx विल बी इक्वल टू शेयर फोर्स, v के बराबर हो जाएगा dm/dx. ठीक है. अब अगर शेयर फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, dm/dx जीरो हो गया और dm/dx जीरो हो गया, ये कंडीशन किसकी रहती है, ये कंडीशन वो रहती है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जीरो हो गया. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जीरो कब होगा, या तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. ठीक है. इन्हीं दो कंडीशंस में ये जीरो होता है. ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर विल बी, अब देखो मैक्सिमम मिनिमम दोनों आंसर दिए हुए हैं, है ना, तो हम क्या टिक करेंगे, हम यहाँ पर मैक्सिमम ही टिक करेंगे. क्यों, क्योंकि 99.9% ऑफ द टाइम, मतलब एक ही केस ऐसा है, एक ही केस ऐसा है कि हमने कैंटिलीवर बनाई है ना, और यहाँ पर मतलब कैंटिलीवर के एंड पर ही, कैंटिलीवर के एंड पर अगर यूवीएल लगा दिया या फिर यूडीएल लगा दिया, तब उस केस में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि शेयर फोर्स जीरो और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो, है ना, यानी मिनिमम हो जाएगी, है ना. अदरवाइज क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम. तो हमारे लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जब dm/dx इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये कंडीशन होती है बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम होने की. मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यही होती है, दोनों की कंडीशन सेम होती है, तो यहाँ पर हमको यूज करना है मैक्सिमम. ठीक है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अ बीम इज कंप्लीटली एनालाइज्ड व्हेन, देखो जब हमको बीम को एनालाइज करना होता है तो अगर सपोर्ट रिएक्शन पता चल गए तो हम बीम को एनालाइज कर सकते हैं. इफ वी नो द सपोर्ट रिएक्शंस देन वी कैन एनालाइज द बीम. लेकिन बीम के एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है कि हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए, एनालिसिस पूरा कंप्लीट किया और एनालिसिस के बाद अगर हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिए हैं मतलब हमारी बीम एनालाइज हो चुकी है. सो बीम इज कंप्लीटली एनालाइज्ड व्हेन, कब कंप्लीटली एनालाइज्ड हो चुकी है, जब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड कर चुके हैं. ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इन अ कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट कर्व द पॉइंट वेयर इट चेंजेस साइन, तो कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व है पूरा का पूरा, ठीक है, और उस कर्व में साइन चेंज हो रहा है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वी आर टॉकिंग अबाउट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ऐसे पॉइंट पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना. और जिन पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो होता है उन्हें कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. ठीक है. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम शोन इन द फिगर इज, तो ये वाली जो बीम है इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा. तो इसका शियर फोर्स डायग्राम को समझने के लिए एक काम करते हैं कि ये जो 10 किलोन्यूटन का 10 टन का जो लोड लग रहा है, अब यहाँ पर देखो बीम तो ये है, मेन बीम हमारी ये है, ठीक है ना. बीम के ऊपर डायरेक्टली लोड अप्लाइड नहीं है, बीम के ऊपर क्या किया है, एक फ्रेम कनेक्ट किया है, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह स्टील की रॉड मान लो कनेक्ट की है और इसके ऊपर लोड लगाया गया है. और जब इधर पर इसके ऊपर बीम के ऊपर डायरेक्टली लोड नहीं अप्लाइड है, इसके ऊपर लोड अप्लाइड है, तो इसकी वजह से क्या क्या आएंगी, क्या किस तरह की फोर्सेस ट्रांसफर होंगी बीम के ऊपर, पहले वो समझना जरूरी है.
ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बीम के ऊपर इस लोडिंग की वजह से क्या क्या फोर्सेस ट्रांसफर हो रही हैं। तो एक्चुअल बीम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस ट्रांसफर होंगी ये समझते हैं। देखो अब ये वाला जो लोड है ना, ये जो 10 टन का लोड है, ये लगा है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। अब इस 10 टन को ना डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, तो पहले तो इस 10 टन को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं बीम के ऊपर। तो जब बीम के ऊपर ट्रांसफर किया तो इस पॉइंट पर, इस लोकेशन पर ये 10 टन को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब ये बीम मैंने बना दी थी जिसपे कोई लोड नहीं था, ठीक है ना। तो ये वाला लोड हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया 10 टन, ये लोड आ रहा है 10 टन। अब ये बताओ क्या इस लोड की वजह से क्या क्या चीज़ें आएंगी। क्या इस लोड की वजह से शीयर फोर्स आएगा, क्या इस लोड की वजह से सॉरी, क्या इस लोड की वजह से शीयर फोर्स आएगा, क्या इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा, या इसकी वजह से एक्सियल फोर्स आएगी। क्या आएगा, इसकी वजह से इसके अंदर आएगी एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स, क्योंकि ये बीम की ना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है, इट इज एक्टिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगने की वजह से इसके अंदर एक्सियल फोर्स आएगी। ठीक है, तो यानी कि इसका शेयर पे कोई लेना देना नहीं है, शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, शेयर फोर्स डायग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ये 10 टन का तो कोई असर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो 10 टन लग रहा था ये थोड़े से डिस्टेंस पर लग रहा था, और इतने डिस्टेंस की होने की वजह से क्या हो रहा है, एक मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो मोमेंट आपको पता होगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये यहां पर सीधे सीधे एक्सेस के ऊपर ही लग रहा है अगर, तो यहां से कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन यही लोड अगर थोड़े से डिस्टेंस पर लगने लग जाए ना, तो इसकी वजह से एक मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर फोर्स है 10 टन की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर का, यानी 10 टन मीटर का एक मोमेंट। और किस डायरेक्शन में, देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टन मीटर का 10 टन मीटर का एक मोमेंट लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो एक्सियल फोर्स थी इसका कोई लेना देना नहीं है शेयर फोर्स पे, लेकिन इस मोमेंट की वजह से शायद शेयर फोर्स जनरेट हो जाए। देखते हैं कैसे जनरेट हो सकती है। ये वाले सपोर्ट को मान लेते हैं ए, ये वाले सपोर्ट को मान लेते हैं बी, और इनके ऊपर लगने वाली रिएक्शंस को मान लेते हैं आर ए और आर बी। तो ये सपोर्ट रिएक्शन आर ए और ये सपोर्ट रिएक्शन आर बी। ठीक है, अब आर ए और आर बी को कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है क्या, कि आर ए और आर बी दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी, और m बाय एल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आर बी हो जाएगा ऊपर की तरफ और आर ए हो जाएगा नीचे की तरफ, है ना। अगर कंफर्म करना है तो क्या करना है, सीधे सीधे ए पर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 ले देते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 लिया तो यहां से मिल गया हमें आर बी की वजह से जो मोमेंट आ रहा था इस पॉइंट के अबाउट, कितना आ रहा था, आर बी इंटू 10। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज को हम ले लेते हैं नेगेटिव, सो माइनस आर बी इंटू 10, और फिर ये मोमेंट भी है, ये मोमेंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 10 टन मीटर का मोमेंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और इन दोनों का समेशन मिला के, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से मोमेंट आ रहा है, तो इन दोनों का समेशन मिला के ए के अबाउट किया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू आ जाएगी 10 बाय 10 यानी 1 टन। ठीक है, आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी -1 टन। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, आर ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। बाकी वैसे लॉन्ग ट्रिक भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखना है, उस तरफ से देखते हैं कि यहाँ पर इस सेक्शन के उस तरफ कितनी फोर्सेस हैं, सिर्फ आरबी है, आरबी कैसी है 1 टन। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो -1 का पूरे थ्रू आउट द सेक्शन ना, थ्रू आउट द बीम -1 टन की नेगेटिव शियर फोर्स आ रही होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बीम आ जाएगी, रेक्टेंगुलर आ जाएगा 1 टन। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सबसे जो सही आंसर है वो तो ए ही है, करेक्ट आंसर तो ए ही है ना, तो करेक्ट आंसर ए दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो इसको चाहे शॉर्ट ट्रिक से करें, चाहे हम वैसे जो पूरा का पूरा मेथड होता है सिर्फ समेशन करना है ना। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या है, आर ए नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा, हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा वो नीचे चला जाएगा। नीचे कैसे चला जाएगा, ये 1 टन नीचे चला गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाते में कोई भी और ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है, कोई ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है, मोमेंट है, एक्सियल फोर्स है, बट देयर इज नो ट्रांसवर्स फोर्स। तो कोई ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है तो ये कांस्टेंट ही बना रहेगा। फिर ट्रांसवर्स फोर्स आती है ये आर बी, और ये इसको वापस से ऊपर पहुंचा देगी, तो ये ऐसा नेगेटिव आ जाएगा 1 टन का। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन ए था।
चलिए, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कई सारे केसेस दे दिए हैं, बीम के ऊपर अलग अलग तरह की लोडिंग है ना, अलग अलग तरह की बीम्स हैं, अलग अलग तरह की बीम्स के ऊपर अलग अलग तरह की लोडिंग है, और इनके हिसाब से हमको पूछा गया है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। तो इन पूरी बीम्स के अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो लिस्ट 2 में दे दी है और हमको मैच करना है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहली वाली बीम है कैंटिलीवर बीम, जिसके ऊपर यूवीएल एक्ट कर रहा है, और यूवीएल ये वाले पॉइंट पर 0 इंटेंसिटी है, और बढ़ते बढ़ते जहां पर फिक्स सपोर्ट है वहां पर डब्ल्यू इंटेंसिटी हो गई है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो सपोर्ट पर आएगा, कैंटिलीवर में सपोर्ट पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब सपोर्ट पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल लोड कितना हो जाएगा? ट्राइंगल के एरिया के बराबर, ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, सो WL/2, ये हो जाएगा टोटल लोड। अब इस टोटल लोड को हम क्या करेंगे? इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा? L/3, तो सेंट्रोइड का डिस्टेंस हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा WL²/6। ठीक है, चलिए, सो WL²/6, ए का तो हो गया 2। आगे चलते हैं। दिस इज कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है, और यूडीएल एक्ट करने की वजह से क्या होता है? WX²/2 होता है यूडीएल से, WX²/2, ये याद रखना है, ठीक है। कभी भी यूडीएल आएगा तो WX अकेले यूडीएल की वजह से आ जाएगा WX²/2। अब जो X है यहां से जब लेंगे X, ठीक है, तो WX²/2। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा यहाँ पर सपोर्ट पर, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा तब x की वैल्यू क्या रख देंगे? L रख देंगे। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा दैट विल बी इक्वल टू WL²/2। WL²/2 कौन सा है? 3 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले इसका देख लेते हैं। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये तो सिंपल सा केस है, ये सबको याद ही हो जाना चाहिए। ये होता है WL²/8, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और मिड पॉइंट पर WL²/8 आ जाता है। तो WL²/8 ये आ गया, इसका 4 हो गया, तो बचा कौन सा? 1 बचा, तो इसका सॉरी इसका आ जाएगा क्या? WL²/8, इसका 4 आ जाएगा, तो इसका अकेला बचा WL²/12, इसका 1 बचा। तो 2 3 1 4 आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए कितना होगा। अब देखो टोटल जो एरिया है ना, टोटल ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, यहाँ पर दिया भले ही नहीं है, लेकिन इस तरह की लोडिंग होगी तो इतना मान के चलना है कि ये L/2 है और ये L/2 है, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिकल, है ना। यहाँ से बीच में L/2 दोनों तरफ से है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होगा? RA और RB दोनों बराबर बराबर होंगे, RA एंड RB बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, और बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम सेंटर पे ही, क्योंकि इसका शियर फोर्स डायग्राम जब बनाएंगे ना तो सेंटर पे 0 शियर फोर्स आएगा, ठीक है। एक बार आप खुद से कैलकुलेट करके देखना, सारे तरीके हमने बता रखे हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब RA और RB की वैल्यू कितनी होगी? RA और RB की वैल्यू हो जाएगी टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल लोड कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट का भी आधा, तो ये हो जाएगा WL/4। हाफ बेस इनटू हाइट WL/2 टोटल लोड हो जाता, और उसका भी आधा कर दिया तो WL/4 हो गया। तो RA और RB दोनों आ गए WL/4। अब यहां पर जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है ना, इस लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट M max आएगा, ठीक है। तो M max क्या आएगा? यहां से देख लेते हैं, ये हो जाएगा RB इंटू डिस्टेंस इज L/2, RB इंटू L/2 माइनस, इसकी वजह से पहले हमने सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन की वजह से देखा तो इस लोड को कंसीडर नहीं किया। RB की वजह से क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सैगिंग दे रहा है ना, ये सैगिंग दे रहा है। अब इस टोटल लोड की वजह से जब देखेंगे तो RB को हटा देंगे, तो ये जो लोड होगा ना, ये क्या देगा? हॉगिंग देगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब ये क्या कितनी वैल्यू देगा? ट्राइंगल का एरिया इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? L/2 और हाइट है W, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया, इतने ट्राइंगल का एरिया, है ना। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा? देखो ये तो था L/2, और ये इसका ना यहाँ से 1/3 होता है, तो L/6 हो जाएगा। L/2 का भी 1/3 लेंगे ना, L/2 का 1/3 क्या हो जाएगा? L/6 हो जाएगा, 1/3 ऑफ L/2, ये हो जाएगा L/6, ठीक है। अब बस सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, ये हो गया WL/4 इंटू L/2, यानी ये हो जाएगा WL²/8। ये WL²/8 आ गया, माइनस क्या हो गया?
माइनस हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24 8 3 ज़ा 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24, यानी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 ही आ रहा है। तो यानी 2314 हो गया, 2314 हो गया तो 2314 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार खुद जल्दी जल्दी अगर कर दिया है मैंने तो खुद से कॉपी में सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ स्पैन ऑफ 3 मीटर। एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका जो स्पैन है ना वो 3 मीटर का स्पैन है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन 3 मीटर है, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। हैज अ शियर फोर्स एट मिड स्पैन ऑफ। देखो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है ये आपको क्लास में समझ में आ गया होगा, देखा था हमने। शियर फोर्स डायग्राम इसका बनता है कुछ ऐसा। शियर फोर्स डायग्राम विल बी लाइक दिस। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सपोर्ट रिएक्शन के बराबर, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सपोर्ट रिएक्शन के बराबर, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा लीनियर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से ट्राइंगुलर बनेगा, और मिड पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। मिड पॉइंट पर वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इस केस में 0 ही आना है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A simply supported beam carries a UDL W per unit length over the leftmost quarter span। तो हमारे पास एक simply supported beam है और इसमें UDL एक्ट कर रहा है leftmost quarter span पर। UDL is acting at the leftmost quarter span, तो ये simply supported beam, और quarter span मतलब आधा और आधे का भी आधा, और leftmost यानी इस तरफ, है ना। ये हो गया L/2 डिस्टेंस और ये L/2 का भी आधा L/4 डिस्टेंस, ठीक है। तो इतने L/4 डिस्टेंस पर बस UDL एक्ट कर रहा है, और ये UDL की इंटेंसिटी मान लेते हैं W पर यूनिट लेंथ, खैर गिवन ही है, W पर यूनिट लेंथ, W पर मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ओवर द लेफ्ट मोस्ट स्पैन, इफ L इज द स्पैन ऑफ द बीम, कैपिटल L इस बीम का स्पैन है, फिर बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। तो मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो देखो मिड स्पैन पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो दो जगह हैं जहां से निकाला जा सकता है, एक तो लेफ्ट की तरफ से और एक राइट की तरफ से। अगर लेफ्ट की तरफ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा, ये वाली लोड की वजह से भी और यूडीएल की वजह से भी। तो इतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम में, तो हम ना इसकी तरफ से अवॉइड करेंगे, हम कहाँ से निकालेंगे, इस तरफ से। तो जब इस तरफ से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे यहाँ पर तो सिर्फ यही फोर्स आएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, ये वाली फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस यानी L/2, फोर्स इंटू L/2, सपोर्ट रिएक्शन इंटू L/2 हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, ठीक है ना। तो दिस इज RA, दिस इज RB सबसे पहले कैलकुलेट किया जाए। तो RB कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A = 0 ले लेंगे। RB कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A = 0 लिया। तो जब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A = 0 लिया तो हमको क्या मिला, RB इंटू L एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -RB इंटू L ले लिया, और प्लस इसकी वजह से जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा होगा, प्लस W(x²/2)। नाउ x कितना हो जाएगा यहाँ पर, L/4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो W इंटू L/4² विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर RB इंटू L था W 16 और 2 × 32, ये हो जाएगा RB इज इक्वल टू WL/32, ठीक है। RB की वैल्यू ये आ गई है, RB क्या आ गया है, WL/32। अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन C मान लो, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, दिस RB इंटू L/2 दैट विल बी इक्वल टू RB इंटू L/2, पॉजिटिव कहीं आएगा, सेकिंग दे रहा है ना। RB की वैल्यू है WL/32, WL/32 इंटू लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ इज L/2, L/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा WL²/64, WL²/64, ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। करेक्ट आंसर विल बी WL²/64, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the support reactions at the fixed end of the cantilever beam shown in the diagram below? सपोर्ट रिएक्शंस, तो ये वाला जो सपोर्ट है ना इसी के ऊपर ही सपोर्ट रिएक्शंस बोला है। तो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस कितने आ रहे होंगे, एक थोड़ी आ रहा होगा। यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितने होंगे, वैसे तो फिक्स्ड जो सपोर्ट होता है वहाँ पर 3 होते हैं,
लेकिन तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो वाई डायरेक्शन का, एक मोमेंट, ठीक है, और एक एक्स डायरेक्शन का। अब एक्स डायरेक्शन की रिएक्शन तो तभी डेवलप होगी ना जब कोई एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स आ रही होगी, है ना। जब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स आ रही होगी तभी एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर कोई सपोर्ट रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, यहाँ पर बस दो ही सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होंगी, एक तो क्या, वर्टिकल रिएक्शन, और एक मोमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। तो वर्टिकल रिएक्शन यानी आर वाई कितना डेवलप हो रहा है और एम जेड कितना डेवलप हो रहा है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आर वाई की है, कौन सी एम जेड की है, ये कैसे पता चलेगा? ये यूनिट से पता चल जाएगा। आर वाई क्या होता है? फोर्स होता है ना, सपोर्ट रिएक्शन, ये फोर्स की यूनिट हो जाएगी यानी किलो न्यूटन की यूनिट हो जाएगी। एम जेड होता है मोमेंट यानी किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आर वाई दे रखे हैं, यहाँ पर एम जेड दे रखे हैं, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट आर वाई एंड एम जेड, फिर ऑप्शन से मैच कर लेंगे। यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन आ रही होगी वाई, आर वाई, वो किसके बराबर आ रही होगी? वो आ रही होगी ये टोटल लोड के बराबर। टोटल लोड यहाँ पर दे ही दिया है 120 किलो न्यूटन है, तो आर वाई विल बी इक्वल टू 120 किलो न्यूटन, टोटल लोड के ही बराबर होगा। जितना ऊपर से लोड आ रहा है उसी लोड को ही तो ये रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो 120 किलो न्यूटन आ गया, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बस गलत हुआ, ठीक है। अब एम जेड कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट एम जेड। नाउ एम जेड क्या हो जाएगा? टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पर ये टोटल लोड एक्ट हो रहा है, कितने डिस्टेंस पर? ये होता है L/3 पर, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। तो यहाँ पर ये इसके एक्ट करने का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। टोटल लोड है हमारा 120 किलो न्यूटन और ये यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मूवमेंट कितना आ जाएगा इसकी वजह से? बेंडिंग मूवमेंट कितना आ जाएगा? 120 इंटू 1। एम जेड कितना आ जाएगा? एम जेड विल बी इक्वल टू 120 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 120 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो आर वाई आ गया 120 और एम जेड आ गया 120 किलो न्यूटन पर मीटर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The shear force of a cantilever beam of length L carrying a uniformly distributed load of W per meter is this much at the free end. तो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम इज गिवन और shear force पूछा हुआ है और लोडिंग कैसी दी हुई है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पर जो shear force आ जाएगा, shear force will be equal to W into L, W into L। शेयर फोर्स कितना आ जाएगा? यहां पर अगर देखेंगे तो इस सेक्शन से इस तरफ राइट हैंड तरफ जितने भी ट्रांसवर्स फोर्स हैं उनका समेशन, तो टोटल ट्रांसवर्स फोर्स कितनी हो जाएगी? लोडिंग इंटेंसिटी इनटू लेंथ, W इनटू L, लोडिंग इंटेंसिटी इनटू लेंथ, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A cantilever beam of length 5 meter carries a UDL of 100 न्यूटन पर मीटर throughout its length। तो हमारे पास अगेन एक कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन आ गया। तो कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर वी आर हैविंग अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम है लेंथ 5 मीटर की, 5 मीटर की कैंटिलीवर बीम है। यूडीएल कैरी कर रही है कितना? 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम विल बी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा यहाँ पर सपोर्ट पर, इसकी वजह से आएगा नेगेटिव। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस WL²/2, WL²/2 आ जाएगी। मैंने बोला था ना कि WX²/2 होता है और यहाँ तक सपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेंथ के बराबर, तो ये हो जाएगा WL²/2, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा? माइनस WL²/2। यहाँ पर साइन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा W कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर, 100 इंटू ये लेंथ है 5, सो 5²/2, तो 100 50 इंटू 25, 50 इंटू 25 क्या होता है? 1250, तो माइनस 1250 किलो न्यूटन मीटर। तो 1200 किलो न्यूटन नहीं, न्यूटन है, सॉरी न्यूटन आ जाएगा। ये क्वेश्चन में न्यूटन दे रखा है तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, 1250 न्यूटन मीटर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बीम शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड, ये रहा 50 किलो न्यूटन का, एंड क्लॉकवाइज कपल, तो क्लॉकवाइज ये कपल लग रहा है, कपल या कपल मूवमेंट या मूवमेंट एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोड्स वगैरह एक्ट कर रहे हैं। पूछा गया है व्हाट इज द वर्टिकल रिएक्शन एट ए, यानी हमसे आर ए पूछा गया है। आर ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 किया, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 किया, क्या मिल जाएगा इससे, इससे ये मिल जाएगा कि आर ए का मोमेंट और इस फोर्स का मोमेंट और ये मोमेंट, इन सबको ऐड किया, 0 के बराबर कर दिया। आर ए का मोमेंट कितना आएगा, आर ए का मोमेंट आएगा आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 + 4 + 2 यानी 10, और 50 किलो न्यूटन का कितना आएगा, माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस ले लिया, 50 इंटू डिस्टेंस इज 6, और फिर ये क्या जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव 120 इज इक्वल टू 0। 50 इंटू 6 यानी 100 इंटू 3 यानी 300, ठीक है। ये -300 है, उधर जाके +300 हो जाएगा, और ये उधर जाके -120, 300 में से 120 गए तो 200, 200 में से और 20 चले गए तो 180 बचा, 180/10, आर ए हो गया 18, आर ए हो गया 18 किलो न्यूटन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of uniform flexural rigidity supports a set of loads as shown in figure below। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी EI इसका कांस्टेंट है। EI कांस्टेंट है मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हो कि हर जगह पर ना बेंडिंग में इक्वली तगड़ी है, जो बेंडिंग में तगड़ापन कहेंगे ना कि बेंडिंग को रेजिस्ट कितनी कर सकती है, तो वो इक्वल है, स्ट्रेंथ इसकी बेंडिंग में स्ट्रेंथ बराबर है एक तरह से, ठीक है। सो अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के ऊपर हमने सेट ऑफ लोड्स लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन एंड सपोर्ट ऑफ द बीम आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी अगर कंडीशन दे दी है मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, मिड स्पैन पर जो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, और सपोर्ट पर जो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएं। तो सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है ये तो पता है, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट, अच्छा इसको ना नाम दे देते हैं, कई सारे पॉइंट्स बता देते हैं, ABCDE, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, कितना आ रहा है 10 × 2, और ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, -10 × 2 दैट विल बी इक्वल टू, ये किलो न्यूटन में है, 2 मीटर में है, किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी हमारे पास आ गया -20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब क्या करें, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये सपोर्ट रिएक्शन पता होनी चाहिए। सपोर्ट रिएक्शन कितनी आएगी, सपोर्ट रिएक्शन आएगी इस डब्ल्यू के टर्म्स में भी आएगी, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन आर पहले से ही बोल रखा है कि दिस इज सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ये सिमेट्रिकल है या नहीं, यहाँ पर 2 मीटर पे 10 लग रहा है, यहाँ पर 4 मीटर के बीचों बीच में ये डब्ल्यू लग रहा है, और यहाँ पर भी 2 मीटर पे ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। सो दिस इज सिमेट्रिकल, यानी टोटल डाउनवर्ड लोड का अगर आधा कर दें तो ये रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है 20 + W, 20 + W का आधा कर दें तो 10 + W/2, तो सपोर्ट रिएक्शन आ गई 10 + W/2। सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर ली है, आप बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी हो जाएगा हमारे पास -10 × 4, -10 × 4, 10 की वजह से माइनस क्यों, यहाँ के सारे मोमेंट्स देख रहे हैं, तो ये क्या है, बीम को रुला रहा है, सो -10 × 2, और ये आर की वजह से ये हो जाएगा +R × 2, ये हो जाएगा +R × 2, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी हो गया -40 + 2R, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 + W/2, 10 + W/2, ठीक है। तो -40 + 20 + W, ये हो जाएगा -20 + W, ठीक है, ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब हमसे पूछा गया है क्या, कंडीशन क्या है कि सपोर्ट पर और मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड है ना, अब साइन नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर मतलब बेसिकली क्या कहा है
कि मॉड ऑफ यानी बेंडिंग मोमेंट एट बी, इसका मॉड, मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन वाइन हटा दो, नेगेटिव पॉजिटिव सब हटा दो, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये हमें कंडीशन दे दी है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी का मॉड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 विल बी इक्वल टू, इसका मॉड क्या हो जाएगा, अब इसमें ये माइनस, इसमें इसका जो मॉड हो जाएगा ये -20 प्लस डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में है सब कुछ, तो 40 किलो न्यूटन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है, 40 किलो न्यूटन आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, तो डीएम बाई डी एक्स कितना होता है, शेयर फोर्स के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear force and bending moment are zero at the free end of a cantilever beam if it carries a, तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के एंड पर यहाँ पर शेयर फोर्स भी जीरो होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, अगर पॉइंट लोड एट द फ्री एंड है तो यहाँ पर फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन शेयर फोर्स जीरो नहीं होगा, शेयर फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, हाँ एकदम बीचों बीच लेंथ पे अगर पॉइंट लोड आ जाएगा तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी जीरो, शेयर फोर्स भी जीरो, करेक्ट है। तो बेंडिंग मोमेंट जीरो, शेयर फोर्स जीरो, बढ़िया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ, अगर पूरी लेंथ के ऊपर ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, देखो इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो है, बेंडिंग मोमेंट भी जीरो है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, शेयर फोर्स इज ऑल्सो जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट भी जीरो। क्योंकि इसके लिए अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है जीरो, अगर आप इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है ना। तो ये भी सही है, और नन ऑफ द अबव तो खैर गलत हो जाएगा, तो ए गलत है और डी गलत है। अब यहाँ पर दो दो सही आंसर दिखाई दे रहे हैं, दो दो सही आंसर जब दिखाई दे रहे हैं तो सही, एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना, अब इन दोनों में से ज्यादा सही जो होगा, है तो दोनों सही, लेकिन अब इसमें भी देखेंगे कि ज्यादा सही और कम सही, है ना, है तो दोनों सही, लेकिन फिर अब सवाल यही उठता है कि जब दो सही हैं तो इन दोनों में से ज्यादा सही वाला देखें, तो ज्यादा सही वाला आपके हिसाब से क्या है, जब ऑप्शन सी वाला केस है तो लोड यहां पर लग रहा है, मतलब कि आप देखो कि ये हिस्सा बिल्कुल लोड से फ्री है, बिल्कुल लोड है ही नहीं, दूर दूर तक फ्री है, तो यहां पर ना शेयर फोर्स ना बेंडिंग मोमेंट कुछ आ ही नहीं सकता। ये वाला हिस्सा ना लोड से फ्री नहीं है, थोड़ा सा तो लोड है ही ना, जो जो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भले ही एक कंसंट्रेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूट करके उधर पर कुछ तो लोड आ रहा है ना, उसकी वजह से कुछ तो शेयर फोर्स आ ही जाएगी ना, है ना, भले ही बहुत थोड़ी सी आएगी लेकिन आ जाएगी। तो अगर इन दोनों में से भी देखा जाए तो कौन सा ज्यादा सही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल खाली है ना, तो ज्यादा सही हो जाएगा आंसर भी, है ना, मोर एक्यूरेट विल बी आंसर भी, हालांकि है दोनों सही, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सी गलत है, सी भी सही है। किसी क्वेश्चन में अगर आप देखो कि सर यहाँ पर तो दे रखा है और आपने उस क्वेश्चन में कराया था, तो सी ऑप्शन इज नॉट रॉन्ग, बट कहने का मतलब ये है कि बी ज्यादा सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल इज शोन इन द फिगर, तो हमारे पास एक बीम है और उसका शियर फोर्स डायग्राम दे दिया और पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये तो गलत बात है ना, हम तो ये जानते हैं कि अगर लोडिंग डायग्राम दिया है उससे हम शियर फोर्स डायग्राम निकाल लेंगे, उससे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेंगे। अब आपने तो चीटिंग कर ली, आपने शियर फोर्स डायग्राम दे दिया और आप बोल रहे हो बेंडिंग मोमेंट, गलत बात गलत बात, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी सॉल्व कर लेंगे। हम इसकी हेल्प से क्या लोडिंग डायग्राम बता सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम हमको दिया है, इससे हम लोडिंग डायग्राम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट लोडिंग डायग्राम, समझते हैं लोडिंग डायग्राम कैसे आएगा। देखो जहां पर भी आपको इतना तो आपको पता ही है ना कि जहां पर भी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है वहां पर या तो सपोर्ट रिएक्शन होगा या पॉइंट लोड होगा, या तो सपोर्ट रिएक्शन होगा या पॉइंट लोड होगा, ठीक है, इतना पता है। तो इस पे ना सारे के सारे पॉइंट लोड, अच्छा जहां पर भी इंक्लाइंड लाइन होगी, इंक्लाइंड लाइन शेयर फोर्स डायग्राम में अगर इंक्लाइंड लाइन है तो मतलब एक्चुअल बीम के अंदर वहां पर यूडीएल है। देख लो आप, यहां पर इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड लाइन शेयर फोर्स डायग्राम में, तो यहां पर यूडीएल नहीं लग रहा है ना, क्लियर। चलो तो अब क्या करें,
यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, यानी या तो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन होगा या पॉइंट लोड होगा। अब इसको देखते हैं, जब हम शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं, तो जब यहाँ पर चलते हैं, जब अगर कोई सपोर्ट रिएक्शन होती है जो कि ऊपर की तरफ पहुंचा रही होती है, तभी यहाँ पर पॉजिटिव बनाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन एक्ट कर रही है, और इसने कितना ऊपर पहुंचाया है, W के बराबर ऊपर पहुंचाया है। यानी ये सपोर्ट रिएक्शन की वजह से, सपोर्ट की वजह से जो रिएक्शन आ रही होगी, रिएक्शन फोर्स कितनी आ रही होगी, W आ रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट है शियर फोर्स डायग्राम, यानी यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी ट्रांसवर्स लोडिंग है नहीं जो इस शियर फोर्स डायग्राम को चेंज करे, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, ठीक है। अब जब पॉइंट लोड ऐसे नीचे जाएगा, कोई पॉइंट लोड नीचे जाएगा, तभी तो इस शियर फोर्स डायग्राम को नीचे ले जाएगा, और नीचे ले जाके इसने कहां तक पहुंचा दिया है, 0 तक पहुंचा दिया, यानी W से इसने नीचे 0 तक पहुंचा दिया। तो यहां पर जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा, यहां पर ये W मैग्नीट्यूड का ही एक्ट कर रहा है। फिर अब दोबारा से गए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो कोई बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है। जब इस जगह पर पहुंचे तब देखा कि और नीचे पहुंचा दिया गया है, जब और नीचे पहुंचा दिया गया है तो यहां पर भी कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, है ना, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। इसने कितना नीचे पहुंचाया है, इसने W मैग्नीट्यूड के बराबर नीचे पहुंचा दिया है। जब W मैग्नीट्यूड के बराबर नीचे पहुंचा दिया है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, W है, ठीक है। फिर जब और आगे चले, यहां से यहां तक फिर से कांस्टेंट है, और जब यहां पर आए तो यहां पर देखा कि इसने वापस से ऊपर पहुंचा दिया है, कितना ऊपर पहुंचा दिया, W ऊपर पहुंचा दिया। ये हमको लोडिंग डायग्राम मिल गया। नाउ दिस इज द लोडिंग डायग्राम। ये वाले डिस्टेंसेस क्या है, A और ये A, ठीक है। ये दो डिस्टेंसेस ए हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज L। अब इससे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो यहां पर कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो अब इसको यहां पर बना देता हूं मैं दोबारा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। तो अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, लोडिंग डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ, जिससे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आराम से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा था W, यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा था W, यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा था W, और यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा था W, ठीक है ना। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाएंगे तो इस लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट होगा 0, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0, इस लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये डिस्टेंस है, तो इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा W इंटू ए, W इंटू ए, है ना। और ये लीनियर होगा, जिस पार्ट में कोई भी लोडिंग नहीं है वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होता है। तो ये वैल्यू आ गई है WA, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0 है, और इस लोकेशन पर आ जाएगा अगेन WA, यहाँ से देख रहे हैं ये आ गया WA, WA। अब इस वाले पोर्शन में भी लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब इस पोर्शन में लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर WA है, यहाँ पर WA है, इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज WA, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C, ठीक है। तो लेंथ अब कितनी भी बड़ी बड़ी हो जाए, हमेशा इस वाले केस में जब नीचे से भी WW और ऊपर से भी WW ऐसे एक्ट कर रहे हैं, सिमेट्रिकली हैं, सिमेट्रिकली हैं, ए डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर बीच में क्या मिलता है हमें, बीच में अच्छा इस जगह पर ना शियर फोर्स है 0, यहाँ पर शियर फोर्स 0 है, और जब यहाँ पर शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स है 0, जब शियर फोर्स 0 है, ओनली बेंडिंग मोमेंट है, तो इस वाले केस को क्या कहेंगे कि इतने पोर्शन में ना प्योर बेंडिंग एक्ट कर रही है, प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का मतलब उस बेंडिंग में कोई मिलावट नहीं है, किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है, मतलब अकेली बेंडिंग है, अकेली बेंडिंग, वहां पर कोई शियर फोर्स नहीं है, तो क्या हो गया, प्योर बेंडिंग हो गई ना। सो इट इज प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्योर बेंडिंग का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट और शियर फोर्स 0, ठीक है। चलो सर एक बात तो आपने बता दी कि जब जहां पर शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स 0 है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट प्योर बेंडिंग हो जाएगा, उतने पोर्शन में प्योर बेंडिंग एक्ट कर रही है। लेकिन सर ये किसने कहा कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि शियर फोर्स 0 है लेकिन बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रही हो, बेंडिंग मोमेंट लीनियर बन रही हो, है ना, पैराबोलिक हो, कुछ भी हो सकता है। शियर फोर्स 0 हो गई तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भले ही ट्राइंगुलर बने, पैराबोलिक बने, क्यूबिक पैराबोला बने, क्या मतलब है, बेंडिंग मोमेंट तो बेंडिंग मोमेंट ही होगा, वो उसमें अशुद्धि तो नहीं आ जाएगी, उसमें कोई शेयर तो मिक्स नहीं हो जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि dm/dx इज इक्वल टू शियर फोर्स। यहां से आपको जवाब मिल जाएगा। अगर शियर फोर्स 0 रखना है, अगर शियर फोर्स 0 रखना है तो dm/dx 0 हो जाएगा, dm/dx 0 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट
रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया यानी बेंडिंग मोमेंट किस तेजी से चेंज कर रहा है वो जीरो है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट चेंज ही नहीं कर रहा, देयर इज नो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। और जब चेंज नहीं हो रहा बेंडिंग मोमेंट में तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो शियर फोर्स जीरो है, शियर फोर्स जीरो है इस रीजन में, इसका मतलब अपने आप ही ये हो जाता है कि इस रीजन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि प्योर बेंडिंग का जब भी केस होगा, प्योर बेंडिंग का जब भी केस होगा तो प्योर बेंडिंग हम किसको कहेंगे कि वहां पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है और शियर फोर्स जीरो है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर, चलो इसका तो ये हो गया डब्ल्यू ए, और एक और कॉन्सेप्ट देख लिया हमने प्योर बेंडिंग का, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ओहो, मतलब एक बार शियर फोर्स डायग्राम से हमने क्या बना लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, अब तो और कठिन वाला शियर फोर्स डायग्राम दे दिया, लेकिन इससे बस लोडिंग डायग्राम ही बनाना है, इससे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाना है। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बीम बनाते हैं और देखते हैं लोडिंग डायग्राम कैसा होगा। तो यहाँ पर बीम बना देते हैं इसके जस्ट नीचे सीधे सीधे, ठीक है ना, और इस बीम के ऊपर देखते हैं क्या क्या लोडिंग आएगी। तो सबसे पहली बात, यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ से चलना चालू किए तो शियर फोर्स डायग्राम ऊपर पहुंच गया। जब शियर फोर्स डायग्राम ऊपर पहुंच गया तो कितनी हाइट पकड़ी इसने, 14 टन, है ना। तो यहाँ पर 14 टन की हाइट क्यों पकड़ ली, क्योंकि यहाँ से नीचे से कोई पॉइंट लोड लग रहा था और इसका मैग्नीट्यूड था 14 टन का। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट यानी कोई लोड नहीं, और फिर इस जगह पर आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पर फिर से डाउनवर्ड लोड कोई मिलेगा। अब ये डाउनवर्ड लोड कितना होगा, 14 टन प्लस 4 टन, टोटल नीचे कितना पहुंचा दिया है इसने, 18 टन पहुंचा दिया है। 14 टन प्लस 4 टन, ये 18 टन का नीचे आ गया। अब यहां से देखो लीनियरली चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है, यानी यहां पर यूडीएल है, यूडीएल है, इस रीजन में भी यूडीएल है और इस रीजन में भी यूडीएल है, इस रीजन में भी यूडीएल, इस रीजन में भी, यानी यूडीएल पूरा यहां से लेके यहां तक है, एंड तक यूडीएल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लोड था, वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही थी, यहाँ पर भी कोई पॉइंट लोड होगा, वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट लोड होगा या सपोर्ट रिएक्शन होगी। तो एक्चुअली ना यहाँ से चलते टाइम ना इसने क्या किया, ऊपर पहुंचाया है। जब इसने ऊपर पहुंचाया यानी सपोर्ट रिएक्शन है यहाँ पर, नीचे से ऊपर लगने वाला लोड, और इस सपोर्ट रिएक्शन का टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 16 + 9 यानी 25 टन का यहाँ पर लोड हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 टन डाउनवर्ड भी लाया है ना, सडन चेंज यहाँ पर 3 टन का है, तो यहाँ पर एक 3 टन की और फोर्स लग रही है, 3 टन, ठीक है। अब बस एक चीज कैलकुलेट करनी रह गई है कि ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सर पॉइंट लोड का तो मैग्नीट्यूड ना इस लाइन की हाइट से ही पता चल जाता है, जितनी ये लाइन की हाइट है, इस लाइन की हाइट है यहाँ 14 टन, इसकी है 18 टन, इसकी है 25 टन, इसकी है 3 टन, उतना ही पॉइंट लोड यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन सर यूडीएल कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या है, dv/dx = w या -w, माइनस का मतलब ये है कि लोडिंग नीचे लग रही है। चलिए ठीक है, तो चेंज ऑफ शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ, dv/dx क्या है, चेंज ऑफ शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ, चेंज ऑफ शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स। तो शियर फोर्स में चेंज कितना आया उसको लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, चेंज इन शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये चेंज कितनी लेंथ में आया, ये किसके बराबर हो जाएगा, लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर। अब यहां से यहां तक लोडिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि ये लाइन का स्लोप कांस्टेंट है ना, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है यानी इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक चेंज कितना आया है, चेंज जो आया है 16 टन माइनस 4 टन, कितनी लेंथ में आया है, ये 8 मीटर में आया है। तो चेंज कितने का हुआ, 16 टन माइनस 4 टन, इतने का 12 टन का चेंज हुआ 8 मीटर की लेंथ में, ठीक है। तो लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर आ गया, ये हो गया 12/8 यानी 1.5 टन पर मीटर, ठीक है। माइनस साइन किस लिए, माइनस साइन बस ये दिखा रहा है कि ये लोडिंग डाउनवर्ड है, तो यहां पर आ गया 1.5 टन पर मीटर। चलिए ठीक है, अब इतने में चेंज देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, बीसी में, तो शियर फोर्स की इंटेंसिटी बीसी में ये कितना चेंज आ रहा है, 9 टन से 3 टन एक्चुअली, हाँ। तो चेंज इन शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी, यहाँ की लोडिंग इंटेंसिटी पता कर लेते हैं। तो शियर फोर्स कितनी है, फाइनल है 3 माइनस इनिशियल है 9, 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ में आ रहा है ये चेंज, 4 में आ रहा है, 4 मीटर। तो 3 टन
माइनस 9 टन डिवाइडेड बाय 4 मीटर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये आ रहा है 6 टन डिवाइडेड बाय 4 मीटर, यानी ये फिर से 1.5 टन पर मीटर माइनस डब्ल्यू। माइनस साइन इसलिए कि लोडिंग है हमारी नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी 1.5 टन पर मीटर, यहाँ पर भी 1.5 टन पर मीटर, यानी कि पूरी की पूरी इस तरह से है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये एक्चुअली ना गेट का क्वेश्चन है, गेट में इस तरह के खतरनाक से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे ख्याल से ना ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अच्छा एक बात और, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? आपको जब पता है कि इतनी पूरी लेंथ में यूडीएल है ना, यहाँ पर लाइन के स्लोप से ही देख लिया कि यहाँ पर यूडीएल होगा, यहाँ पर यूडीएल होगा, तो आधे ऑप्शन वैसे ही खत्म। यहाँ पर कोई यूडीएल नहीं है, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म। यहाँ पर कोई यूडीएल नहीं है, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म। यहाँ पर कोई यूडीएल नहीं है, वैसे ही खत्म। ठीक है, तो एक सिंगल चीज की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले यूडीएल से ही पता चल जाता कि ये वाला आंसर सही है। लेकिन हमने कैलकुलेशन कर ली, आपको पूरा का पूरा तरीका बता दिया, है ना। इस तरह के खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी ऑप्शंस को ही देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना हमें आना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। तो देखो कैंटिलीवर के ऊपर लोडिंग कैसी है, अब चाहे कैंटिलीवर हो चाहे कोई हो, लोडिंग कैसी है, लोडिंग इज यूडीएल। यूडीएल का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है x की पावर 0। अगर लोडिंग कांस्टेंट है x की पावर 0, तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कैसा होगा, शियर फोर्स डायग्राम का शेप कैसा होगा, ये हो जाएगा लीनियर। लीनियर का मतलब x की पावर 1, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप कैसा हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप हो जाएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब x की पावर 2। ठीक है ना, तो ये अकेले कैंटिलीवर के लिए ट्रू नहीं है, ये वाली चीज तो सबके लिए ट्रू है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराबोलिक। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड भी दी होती तब भी यही हो जाता आंसर। आगे चलते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ वेरिंग लोड, चेंज होने वाला लोड है, वेरिंग लोड है, फ्रॉम 0 एट वन एंड एंड डब्ल्यू एट दी अदर एंड। तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर लोडिंग कैसी है, ये रही सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके ऊपर लोडिंग लगा देते हैं, तो लोडिंग किस तरह की हमारे पास, लोडिंग है वेरिंग। तो एक तरफ एक एंड पर तो 0 से शुरू हो रही है और दूसरे एंड पर जा रही है कितनी लोडिंग तक, W तक। ठीक है, सो यहाँ पर 0 और यहाँ पर W। ठीक है, द शियर फोर्स विल बी 0 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लीस्ट लोडेड पॉइंट वेयर x इज। तो लीस्ट लोडेड पॉइंट यानी सबसे कम लोडेड पॉइंट, यानी सबसे कम लोडेड पॉइंट तो यही है, 0 लोडेड पॉइंट है। इससे x डिस्टेंस पर बोला जा रहा है कि हमारा जो शेयर फोर्स है ना वो 0 हो जा रहा है। तो इससे x डिस्टेंस पर जब हमारा शेयर फोर्स 0 हो जा रहा है और पूछा है ये x, तो हम आराम से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये वाला केस कौन सा बन गया, ये वाला केस वही बन गया ट्रायंगुलर लोडिंग का। तो यहाँ पर ना सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ पर हो जाएगी WL/6 और यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगी WL/3। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इनके तो आंसर आपको याद हो ही जाने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में ना इतना कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे। तो खैर मैं एक बार और कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चों ने किया था, तो हो सकता है वो दोबारा रिवाइज नहीं करे होंगे घर पे बैठ के, है ना। तो दोबारा से बता देते हैं, शायद उनको समझ में आ जाए। यहाँ पर ये W था और ये टोटल लेंथ L थी, ये टोटल लेंथ अगर L थी, है ना, तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, सिमिलर ट्राइंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं W इंटू x/L। ठीक है, तो ये यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी हो गई इतनी। अब आपको शियर फोर्स एट x कैलकुलेट करनी है, तो शियर फोर्स एट x कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या तो समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द राइट कर लो, है ना, राइट की तरफ की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन, या समेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द लेफ्ट कर दो, लेफ्ट की तरफ की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन। हमारे लिए आसानी होगी लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रेपेजॉइड का एरिया कैलकुलेट करना मुश्किल काम है। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन। कौन कौन सी ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं, एक ट्रांसवर्स फोर्स तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये सपोर्ट रिएक्शन ट्रांसवर्स फोर्स है। दूसरी ट्रांसवर्स फोर्स मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये जो टोटल लोडिंग लग रही है ये एक ट्रांसवर्स फोर्स है। बस यही तो दिखाई दे रही है, इनके अलावा तीसरी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स आ जाएगा। तो लेट अस ऐड देम, शियर फोर्स एट एक्स, ये वाली ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से जो रोटेशन होगा इसका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस
WL/6, ठीक है। और ये जो लोडिंग है, इस लोडिंग की वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लोडिंग की वजह से माइनस। अब इसकी ना जो टोटल एरिया होगा ना इस ट्राइंगल का एरिया, इसी के बराबर यहाँ पर लोड लग रहा है ना। इसकी जो लोडिंग है, टोटल लोडिंग है, वो इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, और वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास WX/L, WX/L। तो ये आ गया हमारा शेयर फोर्स एट x। अब पूछा है कि किस लोकेशन पर ये शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो लोकेशन निकालने के लिए इस शेयर फोर्स को जीरो रख देते हैं, ठीक है ना। तो शेयर फोर्स एट x इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, WL/6, WL/6 माइनस WX²/2L माइनस WX²/2L, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी इस W को कैंसिल आउट कर देते हैं, W विल बी कैंसल्ड आउट, यहाँ से 2 और 6 को काट के 3 कर देते हैं, है ना। अब ये हो जाएगा हाँ, x² इक्वल टू 3 है, x² इज इक्वल टू L²/3 आ गया, यानी x विल बी इक्वल टू L/√3। तो L/√3 डिस्टेंस पर, यहाँ से L/√3 डिस्टेंस पर हमारे लिए शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द बीम A दिया था, लेंथ ऑफ द बीम जब A दिया है तो L की जगह A रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर L की जगह A रख देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा A/√3। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, मिल गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम फॉर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर। तो यहाँ पर ये बीम दी है, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो हो रहा है वहीं तो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस वाले सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर शियर फोर्स जीरो है, x इक्वल टू L/√3 पर शियर फोर्स जीरो हो रहा है, शियर फोर्स जीरो हो रहा है, तो L/√3 डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, WL/6, सपोर्ट रिएक्शन है WL/6। देखो ये ना पलट गई है लोडिंग, पलट गई है लोडिंग, ये यहाँ पर ऐसे में थी और यहाँ पर ऐसे में है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे लेकिन, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट x कैसे निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट x विल बी इक्वल टू, अब इसके टुवर्ड्स द राइट देख लेते हैं। टुवर्ड्स द राइट की तरफ कितने सारे मोमेंट है, एक तो बी पॉइंट पर मोमेंट, बी पॉइंट पर जो फोर्स है उसकी वजह से मोमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, WL/6 इंटू L/√3। चलो बहुत बढ़िया। अब इस ट्राइंगुलर के लोड की वजह से कितना मोमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, इसकी वजह से प्लस आ रहा था और इसकी वजह से माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये सैगिंग करा रहा है और ये करा रहा है हॉगिंग, ठीक है ना। तो माइनस इसकी जो टोटल लोड था, इसका टोटल लोड था कितना था, ये हमने कैलकुलेट कर रखा था, WX²/2L। तो टोटल लोड था WX²/2L, और इनटू ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/3 इंटू x/3, x/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर mx की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे L/√3, L/√3। तो ये तो हो गया WL²/6√3, और ये हो जाएगा माइनस WL²/18√3, ये आ जाएगा WL²/9√3। करेक्ट आंसर विल बी WL²/9√3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे आपकी सेकंड DPP में, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो आई होप अच्छे क्वेश्चंस थे, आपको मज़ा आया। कोशिश किया करो कि पहले खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब नहीं बने तभी वीडियो सॉल्यूशन देखो, तो इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलो मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में, बाय बाय, टेक केयर।